अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए उन्वान एक नए वीडियो के साथ। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सीटेट और टेट को जहन में रखते हुए बनाया गया है। ये उर्दू पेडागोगी पे तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आज आपको उर्दू के तरीक़े तदरीस के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमें जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या उनमें खूबियां होती हैं और क्या क्या हिदायत हमें रखना चाहिए उनको इस्तेमाल करने में। वैसे तो ये कई किस्म के टीचिंग मेथड होते हैं, लेकिन हम आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट विधियों के बारे में जानकारी बताएंगे, तरीक़े तदरीस के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत से साथी बार बार सॉल्व पेपर यूपी टेट के लिए कह रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, डेट उसकी भी मुकर्रर नहीं है। और आज सुनने में आ रहा है कि अखबारों के माध्यम से कि बीएड को भी प्राइमरी लेवल में शामिल किया जा सकता है। तो कल 20 तारीख है, तो हो सकता है बीएड वालों के लिए खुशखबरी कल हो। और जो वेबसाइट पे ऑनलाइन फार्म सीटेट के चल रहे हैं उनमें भी चेंजिंग की जा सकती है। तो उन साथियों को बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो 2 दिन इंतज़ार कर लें। अगर बीएड किए हुए जूनियर का अप्लाई करना चाह रहे हैं और प्राइमरी में, तो 2 दिन बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि जब आपका बोथ में अप्लाई होगा तो सेंटर आपका एक ही रहेगा। लेकिन अगर अलग अलग आप 2 रजिस्ट्रेशन करके अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका सेंटर एक जगह पड़े और दूसरा दूसरे जगह पर पड़े। तो बस 20 तारीख तक का इंतज़ार करें। 20 तारीख को चेंजिंग होने की उम्मीद है। बहुत साथी कहते हैं कि आप किसी चीज़ को समझाने में बहुत वक्त लगाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब तक बात जहन में बस ना जाए तब तक तालीम हासिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको कुछ बातें हमारी अच्छी नहीं लगती हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए फॉरवर्ड का ऑप्शन रहता है। आप तनकीद ना करके आप फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो सही तरीका लग रहा वही मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे वो लगती हैं कि ये दुरुस्त चेंजिंग है करना, तो मैं उनको बदलने की कोशिश करूँगा, और मैंने बदला भी है। तो आज हम सीटेट के पेडागोगी पर बात करेंगे। और एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उसकी टीचिंग जो होती है वो अलग, बिल्कुल सीटेट से अलग होती है। तो अब कुछ और वीडियो सीटेट के अपलोड करने के बाद बीच बीच में हम यूपी टेट के बीच वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। उर्दू लैंग्वेज पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 30 नंबर के सवालात आएंगे उसमें आपके 25 सवालात सही हों, उसकी तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह। तो आज आइए हम डिटेल में आपको बताएंगे उर्दू के तरीक़े तदरीस के बारे में। तो आइए देखते हैं पढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े कौन कौन से होते हैं। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि हम जो तरीक़े हैं उसके बारे में क्या बताया। हम इस बाब में पढ़ाने के ख़ास तरीक़ों का ज़िक्र करेंगे, नीज़ ये बताएंगे कि हर एक में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं और उनसे पूरा फ़ायदा उठाने की क्या शराइत है। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाने के संबंधित जो विधियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन हमने ज़्यादा विधियों को ना लेते हुए सिर्फ इम्पॉर्टेंट 3 विधियों को ही आपके इस वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बड़ा लंबा
देर तक होने की उम्मीद है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कम समय में इसको पूरा करें। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 जो तरीका है वो लेक्चर का तरीका है। ये वो तरीका है जिसमें उस्ताद वो तमाम बातें बच्चों को बता देता है जो उन्हें मालूम नहीं होती हैं। उस्ताद तकरीर करता है और तलबा सुनते हैं। उस्ताद का जहन काम करता है लेकिन तलबा महज इनफ़ाली हैसियत से हिस्सा लेते हैं। यानी सुस्ती और काहली जो है वो इसमें बच्चों पर रहती है, क्योंकि ये लेक्चर के माध्यम से एक ये लेक्चर विधि है जिसके माध्यम से एक उस्ताद सभी बच्चों को एक ज़बानी रूप में आपको बताने की कोशिश करता है। कोई भी टॉपिक है उसके नए नए पॉइंटों पर वो बात करता है। तो एक ये लेक्चरर विधि कहलाती है। समझ गए होंगे कि तकरीर के माध्यम से जो तालीम हमें दी जाती है उसको हम लेक्चरर विधि कहते हैं। तो इसकी ख़ूबियों पर हम पहले नज़र डालेंगे, क्या इसकी ख़ूबियाँ हैं, क्या ख़ुसूसियात हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि ये तरीक़ाकार शायद उस्ताद के लिए सबसे आसान होता है। तो ये बात मैं इसमें पॉइंट भी आपको नोट कराते चल रहा हूँ, आप लोग जहन में रखिएगा कि ये जो विधि है वो सबसे पहले एक शिक्षक के लिए बहुत ही आसान है। ये जो विधि है ये सबसे आसान विधि होती है। इसमें आप अपने तजुर्बे को भी, क्योंकि इसमें किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है, किसी टॉपिक में आप बाहरी बातों को भी मैं शामिल करते हुए पढ़ा सकते हैं। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये एक उस्ताद के ऊपर निर्भर रहता है कि वो किस तरीके से आपको समझाए और उसको कहाँ से लाके किस इल्म से जोड़ने की कोशिश करें। तो ये एक टीचर के लिए बहुत आसान होता है। इसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि मौलूमात तालीम पर अच्छी अबूर हासिल करें। दूसरा पॉइंट मतलब ये एक आसान तरीका होता है उस्ताद के लिए, क्योंकि आपके जो सवाल आएंगे वो इसी में से बनकर आएंगे। तो एक तो ये शिक्षक के लिए आसान होता है। इसमें ये ज़रूरी है कि वो जो ज्ञान है उसका इल्म है उस पर अब उसको जो है क़ुव्वत हासिल होनी चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बरदार होना चाहिए, मतलब बहुत ही काबिल होना चाहिए। अगला देखते हैं, अपनी तरफ से वो बहुत सी बातें मरबूत तौर पर बयान करता है। देखिए इसमें ये बात आई है कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसके साथ बाकी भी मसले के तौर पे कोई भी मिसाल दे सकता है, तो इसमें वो मिसालें भी दे सकती हैं। वो एक मौजू का एक कुल्ली और वाज़ेह तसव्वुर नहीं करता है, मतलब वो किसी टॉपिक पर डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात नहीं, उसमें जोड़ते हुए बातें करते हुए आपको लेक्चर देता है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों का बाहमी ताल्लुक़ दिखाता है और इसके ख़ास नुक्तों पर तवज्जो दिलाता है। मतलब जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन पर ये नज़र डालता हुआ चलता, उनके बारे में शॉर्ट में बताता हुआ चलता है। ये बातें तो अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें शबा यानी कि शक है कि वो बातें जो इस तरह पेश की जाती हैं अच्छी तरह से बच्चों के जहन नशी होती हैं या नहीं। मतलब जो टीचर के द्वारा लेक्चर दिया जाता है क्या उस लेक्चर का प्रभाव असर बच्चों पर पड़ता है, क्या इससे बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। तो ये शक वाली बात है। तो इसको आगे हम देखते हैं। बहुत ही मुमकिन है कि ख़ुद बच्चों ने इस दर्स में ज़हनी तौर पर कोई हिस्सा ना लिया हो। इसका क्या नतीजा होगा, साफ ज़ाहिर है। मतलब इसमें जो बच्चे बैठते हैं वो उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सुस्ती काहली मतलब इस पर गौर फिक्र ना करते हुए और काहली में जो है लेक्चर सुनते हैं, जिससे उनकी जहन में जो बताया गया है वो नहीं बस पाता है। तो आगे देखते हैं, बावजूद ये कि इस तरीके में बच्चों के जहनी फ़ाली बेदार नहीं होती, मतलब जो जहन में बसने की बात होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं कहा जाता कि हर बच्चे के जहन में जो लेक्चर दिया गया है वो समझ में आ गया हो। फिर भी बाज़ सूरतों में इसका इस्तेमाल न सिर्फ मुफीद बल्कि नागुज़ेर भी है। अच्छा, फ़ायदेमंद तो होता है, क्योंकि जो आपके पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके के होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होता। सबसे पहली बात है कि वक्त की बचत होती है, दूसरी जो खर्च होता है अखराजात की बचत होती है, तीसरी एक साथ यही पॉइंट आएंगे आपके जो सवाल होंगे उसमें होंगे कि तीसरी एक बात ये होती है कि सभी बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा या तालीम दी जा सकती है। और चौथी बात ये आती है कि इसमें
ना तो किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ना इसमें चॉक की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी प्रोजेक्ट किसी की भी ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेक्चर दिया जाता है जो कि एक ज़बानी होता है वो समझाने के लिए, तो उसकी बचत होती है, समय की बचत होती है, और जो निसाब होता है उसको जल्दी से पूरा भी किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 5 पॉइंट ज़रूर अपनी कॉपी में रखिएगा, क्योंकि जो सवाल होंगे उसमें यही होगा कि इनसे कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान। तो मैं पॉइंट भी बताते चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। मसलन हुरूफ की शिनाख्त कराने में, समाजी उलूम या ज़ुबान के दर्स में, खुसूसन किस्से कहानियाँ बयान करने में यही तरीका अमल में लाया जाता है। जैसे कोई भी बात हमें बतानी है तो हम वो किस्से कहानी जैसे नहीं सुनाई जाती, उसके ज़रिए ही हम एक लेक्चर को एक लेक्चर के द्वारा टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये कहानी के लिए तसलसल कायम रखना भी, क्योंकि जिस तरीके से कहानी के लिए लगातार सुनाना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से लेक्चर के लिए भी लगातार टॉपिक पर बात करते रहना भी ज़रूरी होता है। बच्चों की मुदाखलत से कहानी की रवानी कायम नहीं रहती, क्योंकि बीच बीच में अगर बच्चे बोलते हैं और तो वो जो कहानी की रवानी के मतलब लगातार चलने का होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए कहानियाँ पढ़ाने में इस तरीके को तरजीह दी जाती है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि कहानी अगर बच्चे, ये मान लो अगर आप सीटेट में ये सवाल पूछ लिया कि कहानी पढ़ाने के लिए कौन सी तरीक़े तदरीस बेहतर होगी, तो आप उसमें लिखेंगे कि जो लेक्चर तरीका है वो आपका, हाँ, तो बात कर रहे थे कि हम इसमें जो है वो एक जो पॉइंट आते हैं उनका इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको कहानी की बात आ गई या कोई ऐसा किस्सा की बात आ जाती है तो आप किस तरीके से आप बच्चे को, किस विधि से आप बच्चे को पढ़ाएंगे। तो आप अगर उर्दू में आता है तो आप लिखेंगे लेक्चरर तदरीस, लेक्चर तरीका, और उसमें भी जो है आप लेक्चरर विधि, मतलब भाषण शिक्षण विधि, ये भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। वाज़ वक्त ये तरीका ऐसे मवाद को पेश करने भी इस्तेमाल किया जाता है जो मौजू के मुतल्लिक़ से है, लेकिन ख़ुद बच्चों का जहन इस तरफ मुंतकिल नहीं हो सकता। इसमें एक कमी होती है। अब इनकी कमियों पर हम ज़रा नज़र डालेंगे कि इनमें कमियों के पॉइंट जैसे आप ले लेते हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए बेहतर नहीं होती है, ये छोटे दर्जात के लिए बेहतर नहीं होती है। इस विधि के इस तरीके से आप जहन में पूरे तरीके से जहन को उस पर गौर नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है, बच्चों की समझ में ये मुश्किल लाता है। तो ये ही कई पॉइंट हैं, वो तो एग्ज़ाम के ऊपर बनाने वाला है कौन सा पूछ ले, लेकिन ये चीज़ जो आप भी समझ रहे हैं कि क्या कमियां हो सकती हैं, तो अगर आप उसमें आएगा सवाल तो आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे लेक्चर भी। अब आइए इसमें देखते हैं कि इनकी शर्तें क्या क्या होती हैं। इस्तेमाल करने की जो शर्तें होती हिदायत कहते हैं, जिसको क्या सावधानियाँ बरतनी, उसमें आएगा आपकी हिंदी लैंग्वेज में आएगा सावधानियाँ बरतना। तो यहाँ पर इस शराइत जो हैं इनको कैसे, तो इन सूरतों में भी ये तरीका सिर्फ उसी वक्त कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है जब उस्ताद अपने पढ़ाने की रफ्तार अबो और लब लहजे को बच्चों को मेयार के मुताबिक बनाए। देखिए इसमें एक पॉइंट निकल के आया है कि ये वो तभी कामयाब हो सकती है, तरीका कामयाब हो सकता है जब एक मुअल्लिम अपने लब और लहज़ों को अच्छी तरीके से बच्चों के मयार के मुताबिक बोल सके। जिस तरीके से बच्चे सुनना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसका एक तरीका होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये काबिलियत है तभी ये जो तरीका यानी कि विधि है वो सक्सेस होगी। आगे देखते हैं। नीज़ हर मंजिल पर बताई हुई बातों का मौजू सवालात के ज़रिए अदा कराता जाए, नहीं तो इस बात का ख़तरा है कि पढ़ाया हुआ सबक बच्चे नहीं समझ सकेंगे और उस्ताद की सारी कोशिश बेकार की जाएगी। अब देखिए मैं जैसे पढ़ा रहा था, मैं इसको एक तरीके से अभी मैंने आपको पढ़ाया, मैं ही अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं अगर उसमें जो पॉइंट अगर ना बताऊँ, आपसे सवाल ना रखूँ, तो आप वो मेरे जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ वो आप आसानी से आपकी समझ में नहीं आएगा और वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो इसका एक पॉइंट ये बनेगा, लेक्चर विधि में आपको सवाल जवाब करते रहना चाहिए, एक शिक्षक का
ये ज़रूरी है कि वो सवाल जवाब करे। ये 2 पॉइंट इसमें निकले हैं, सावधानियाँ आया शराइत में, ये ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। अगला देखते हैं, ये तरीके छोटे बच्चों की तालीम में जहाँ तक हो कम इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए वही बात आ गई कि जो मैंने अभी बताई थी ज़बानी तौर पे, कि इसमें वो ये तरीका जो है वो छोटे बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके सवाल में रखा हुआ हो सकता है, पूछ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा बहुत होता जा रहा है, क्योंकि वो महज इनफाली हैसियत से ज़्यादा देर तक किसी बात को तवज्जो से नहीं सुन सकते। अमूमन देखा गया है कि उस्ताद उनकी समझ से बालातर बातें बताने की कोशिश करता है, क्योंकि बग़ैर सवाल जवाब के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसकी बातें बच्चों की समझ में आ भी रही या नहीं। बड़े बच्चों के, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आ गया, ये ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों के लिए ये कामयाब नहीं होती, लेकिन बड़े बच्चों की तालीम में इस तरीके को इस्तेमाल करने में एक दूसरी खराबी यह है कि लेक्चर का तरीका बहुत आसानी से इमला के तरीके में बदल जाए। ये है तो बेहतर बड़ों बच्चों के लिए, लेकिन अगर उसको आप सवाल जवाब ना करते हुए सिर्फ लेक्चर देते चले जाएं तो ये तरीका है कि इमला की तरह हो जाएगा कि बच्चे नोट कर रहे हैं और एक टीचर बोलता जा रहा। तो इस नज़रिए से ये जो है विधि खराब समझी जाएगी अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती तो। और बच्चे लेक्चर को नोट कर लिख लेंगे और उन्हें सिर्फ इम्तिहान में पास करने की दर से रट लेते हैं, और इस तालीम का कोई मकसद जो होता है वो समाप्त हो जाता है, फौत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप कम से कम 10 सवाल ज़रूर बनाएंगे, इनकी खूबियों के, इनकी सावधानियों के और इनकी कमियों के। आप जब हिंदी का पढ़ेंगे तो मेरा ये लेक्चर जो वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपको उसमें मेरी बातें ज़रूर ध्यान आएंगी। हाँ सर ने यही बताया था, वही चीज़ इसमें निकल के आ रही है। उस्ताद को ये ज़रूरी उसूल हमेशा याद रखने चाहिए कि बच्चों को वो बात कभी ना बताई जाए जिसको वो खुद अपनी कोशिश से निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ ना बताया जाए वो अपने ज़रिए, जैसे मान लो किताब लिखी है वही पढ़ते चले गए, तो इस तरीके का इस्तेमाल एक टीचर को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद में उसके अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके माने को समझाने, तो ये तरीका बेहतर होता है, ना कि आपने जो लिखा है किताब में वही पढ़ा दिया तो आपकी ये लेक्चर विधि बेकार फौत शॉप हो जाएगी। अब देखिए दूसरा एक तरीका है, तरीका तफवीज़, तफवीज़ात। ये जो है जमा है, तो इसका आपको मतलब बताना चाहूँगा कि मजहूल, जब बात करते हैं किसी की तो उसमें जैसे किसी चीज़ काम में सुस्ती के साथ कोई काम, चलिए हम इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। पहले पढ़ता हूँ इसको। इस तरीके में उस्ताद निसाब की किताब से कुछ काम बच्चों के सुपुर्द कर देता है। मैं पहले पढ़ूँगा, उसके बाद ही आपको इसका अच्छी तरीके से अर्थ समझ में आएगा। और बच्चे दी हुई हिदायतों के मुताबिक उसकी तकमील करते हैं, फिर कुल जमात की मौजूदगी में या अलग अलग हर बच्चे उससे काम पर बहस करता है, और जो बातें बच्चे अपनी ज़ाती कोशिश के ठीक तौर पर नहीं समझ सकते उन्हें साफ़ कर देता है। तो एक तरीके से ये आपकी जो है ये प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर विधि बनी हुई है, जिसमें एक उस्ताद कोई मौजू के हिसाब से आपको टॉपिक दे देता है, बच्चों के सुपुर्द कर देता है, सौंप देता है, और उनमें बाकायदा सावधानियां बरतते हुए जो बताया गया उसकी तकमील करते हुए बच्चे या जमात, जो बच्चों की जमात होती है वो उसको पूरा करते हैं, और बाद में इसको अलग अलग टॉपिक पर ले जाके उस पर बहस कराई जाती है। तो ये तरीक़ा तफवीज़ कहलाता है। अब देखते हैं इसकी खूबियाँ क्या हैं, तो उसके खुसूसियात को देखते हैं। जो खूबियाँ हैं, मौजूदा ज़माने में तफवीज़ात यानी इस किस्म के काम जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया हो, उस्ताद के काम का एक अहम जुज़ू ख्याल की जाने लगी है। तजुर्बे से भी मालूम हुआ है कि इस तरह बच्चे जल्द तरक्की करते हैं। अगरचा तफवीज़ात की अहमियत पर दूसरे मुल्कों में बहुत अरसे से ज़ोर दिया जा रहा है, हमारे यहाँ अब तक इनसे बालकुल काम नहीं लिया जाता। हमारे मुल्क के उस्ताद तफवीज़ के सही मफहूम से नावाकिफ़ हैं। वो बच्चों को घर पर करने वाले काम तो दे देते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं करते कि ये काम ऐसा हो जिसमें तलाश और कोशिश की ज़रूरत पड़े। तो ये हम प्रोजेक्ट मेथड के तौर पे इसको देखेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेट प्रोजेक्ट मेथड
जिस तरीके से एक बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर कहा जाता है इस टॉपिक को पूर्ण करके लाइए, या कोई ऐसा पार्ट्स दे दिया गया, इस पे कहा गया इस तरीके से इसको सबमिट करिए और तब जाके ये होगा, तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसको तरीक़े तफवीज़ कहा जाता है। हमारे मुल्क में कम है, लेकिन बाकी मुल्कों में इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए आप देखते हैं कि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गया। अगला देखते हैं इसका पॉइंट जो तीसरी है। मैंने दो बीच के जो तरीके थे उनको हटा दिया है क्योंकि वो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए मैं बात करता हूँ अगले तरीके तदरीस की। तो ये तहकीकी तरीका, तहकीक माने किसी की जांच करना, खोज करना, ये तो इसके समझ में आएगा होगा कि ये खोज विधि, क्या कहते हैं इसको, खोज विधि कहते हैं। हिंदी में आप जब पढ़ेंगे खोज विधि तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसका ट्रांसलेट भी मैं करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके के मौजूद मतलब जिनके जन्मदाता कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी तारीफ मुंदरजा जेल अल्फाज में करते हैं। ये वो तरीका है जिसमें बच्चा एक मौजूद या दरियाफ्त कंदा की हैसियत से अपनी ज़ाती तहकीक व तफ्तीश के ज़रिए किसी बात की खोज लगाता है। इस तरीके को अमल में लाने के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चे के लिए वो हालात यानी वो समस्याएं पैदा कर दे जिनमें कि किसी चीज़ के मौजूद या दरियाफ्त कंदा ने काम किया हो। तो खोज विधि में उस्ताद को चाहिए कि वो ऐसी समस्या को बताने की कोशिश करे जिस पर बच्चा सोचे, समझे और उस पर विचार करे और बाद में उस पर अपने वैज्ञानिक खोज, अपने तरीके से, अपने तर्क के ज़रिए उसको अगर पूरा करता है तो इस तरीके का किया गया कार्य प्रोजेक्ट विधि या खोज विधि के अंतर्गत आता है। तो इसके मौजूद प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैं एक वीडियो में आपकी सभी वीडियो के जो मौजूद हैं उनके बारे में बता दूंगा। आगे देखते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग का ख्याल है कि अगर हम बच्चों के इल्मी माहौल की तश्कील इस तरह कर सकें कि वो चीज़ों के दरियाफ्त करने की ज़रूरत महसूस करने लगे जो हम उनसे निकलवाना चाहते हैं, तो वो अपनी तबीयत पर जोर डालकर खुद ब खुद चीज़ें निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो आर्मस्ट्रॉन्ग का ख्याल उनका कहना ये है कि हम बच्चों को ऐसा माहौल पैदा कर दें, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बना दें और उसको समझाने के लिए बताएं कि ये वातावरण इस तरीके से ये होता है, और फिर बाद में दे दें कि इस पॉइंट को यहाँ पर, जैसे पॉइंट कोई है यहाँ तक कैसे कोई आएगा, तो ये बच्चे के ऊपर छोड़ दें। बच्चा उस पर तर्क करेगा और उस तर्क करने के बाद उस दूसरे पॉइंट पर पहुँचेगा। तो जो एक पॉइंट से दूसरा पहुंचा, उसने अपने दिमाग से, अपने जहन से पहुंचने की कोशिश की है। तो इस तरीके से जो है विधि खोज विधि के अंतर्गत आता है और उनमें ईजाद और दरियाफ्त का वो मादा पैदा हो जाएगा जिस मादे से वो इल्मी तरक्की की हैरत अंगेज़ कारनामे वक़ू में आए हैं। जब कोई शख्स किसी मसले की सदाकत के बतौर खुद जांचता है तो उस ज़मन में और नए मसले पैदा होते हैं। इस तरह की तहकीक व तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ता जा। अब देखते हैं इसकी खूबियाँ, इसकी खुसूसियात। तो पहली विधि आपकी हो गई लेक्चरर विधि, दूसरी आपकी प्रोजेक्ट मेथड और तीसरा आपकी खोज विधि। ये 3 विधि हैं। आपको इन पे उर्दू में मैंने पढ़ा रहा हूँ, आप इनका हिंदी में ट्रांसलेट ज़रूर करिएगा। इनसे पॉइंट ज़रूर 10-10 नोट करके लिख लीजिएगा, तभी आपको जो है अच्छी तरीके से इम्तहान में कामयाबी हासिल होगी। तो इसकी भी खोज विधि की जो खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके पर नज़र डालते हैं। मुंदरजा बाला मिसाल इस तरीके की वजाहत बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ पिराए में करती हैं। अगर हम बच्चों को वो इल्मी मसाइल जो उनके सामने आते हैं इस तरह सोचने का मौका दें तो ये मश्क बड़ी बड़ी चीज़ें मालूम करने में उनकी रहबरी कर सकती है। इस तरह जो कुछ भी सिखाया जाएगा उस पर बच्चे को पूरा काबू होगा और जो ज़रूरत होगी उसे इस्तेमाल कर सकेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट निकल कर आता है कि इस विधि के ज़रिए जो हम तालीम देते हैं इसके मश्क यानी कि अभ्यास करने से बड़ी बड़ी चीज़ें मालूम कर सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज कर सकता है। आपने देखा होगा मिसाइलों की खोज, मिसाइल बनाना, ये सब क्या हैं, ये बड़ी बड़ी खोजें हैं। तोप बनाना, पनडुब्बी बनाना, ये हमारे मुल्क में ही तरक्की हो रही है।
तो ये सब खोजें किसी न किसी इंसान ने की हैं, तो हम तो इसीलिए मुदर्रिस को, मुअल्लिम को चाहिए कि वो ऐसी तालीम दे बच्चों को जिससे वो कम से कम मुल्क के लिए तरक्की का असबाब जुटा सकें। तो यहाँ पर उनकी इस तरह जो कुछ भी सिखाया जाएगा उस पर बच्चे को पूरा काबू रहेगा और जब ज़रूरत होगी वह उसका इस्तेमाल यानी कि प्रयोग कर सकेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों को सही अंदाज में तरतीब देने की आदत पड़ेगी, उससे बच्चों को अपनी ख़ुब्बत का एहसास होगा और उसकी ख़ुद एतमादी बढ़ेगी। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको सही अंदाज में, उनको सही तरह से तरतीब करने की उनके अंदर आदत हो जाएगी और वो उनको अपनी ताकत का, अपनी ख़ुब्बत का एहसास हो जाएगा और वो फिर अपने अकेले ही और भी तरक्की करने की कोशिश करते लगेंगे। इस तरीके पर कुछ एतराज़ात बिजा तौर पर किए जा सकते हैं कि मतलब जब कोई बात होती तो उस पर तनकीद होती है। मैंने देखा है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं वाकई मशवरा मांगता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो तनकीद कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप कोई काम करेंगे तो उसकी तनकीद जब होती है तो जो तनकीद जिस पर हो रही उसको बुरा कीजिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उस पर तनकीद होना लाजमी हो जाता है। सब बच्चे होने वाले न्यूटन या फ्राइड नहीं होते, वो मौजूद या दरियाफ्त कंदा की हैसियत से काम कर सकें। दूसरे कि ये किस तरीके का काम में लाने के लिए बहुत वक्त चाहिए जो एक मामूली मदरसे में नहीं दिया जा सकता। मतलब यहाँ पर ये इन्होंने कहा है, जिसने तनकीद की है, कि ये ज़रूरी नहीं सभी बच्चे आपके जो है वो न्यूटन या फ्राइड हो जाएंगे। देखिए तनकीद की है, लेकिन ये तनकीद इतनी असर नहीं डालती क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा जो न्यूटन और फ्राइड बने हैं वो बच्चे ही शुरू में होंगे। पहले उन्हें नहीं मालूम होगा कि ये न्यूटन है, ये ज़रूर अपना कर जाएगा, वो बच्चे ही होंगे। जब उनको तालीम दी गई तभी वो उनका नाम फेमस हुआ, वो न्यूटन और फ्राइड बने। बहुत वक्त चाहिए, मतलब इसमें बहुत वक्त की ज़रूरत होती है, ये बात सही है, ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े काम हैं तो टाइम तो लगेगा ही। एक मामूली मदरसे में दिया जा सकता है, सही बात है, लेकिन एक शुरुआत तो की जा सकती है। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे तब भी हमारे ये विधि कामयाब होगी। तीसरे ये कि असल मवजद या दरियाफ्त करने वाले कारनामों का पस मंज़र ज़माने जाल के तालिब इल्म के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नीज़ कोई इंकशाफ किसी फ़र्द वाहिद की कोशिशों का नतीजा है। इसमें बहुत से लोगों की जद्दोजहद शामिल हैं, इसलिए हम बिजा तौर पर किसी बच्चे को असल मवजूद या दरियाफ्त करने वाले की हैसियत नहीं दे सकते। तो ये तो तनकीदें हैं जो इन्होंने की हैं, लेकिन कोशिश अगर की जाए तो बच्चे तर्क करके कई से कई किस्म की खोज कर चुके हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सभी मुअल्लिम अपने बच्चों के अंदर ये खूबी देखें कि इस बच्चे में किसकी तरफ इसका जहन है, उसकी तरफ उसको मोड़ने की कोशिश करें। तो आगे देखते हैं इसकी जो सावधानियां हैं, इसका प्रयोग करने में जो सावधानियां उनको देखते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि होशियार उस्ताद इस तरीके को मुनासिब तरमीम के बाद बहुत कामयाबी से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए आ गई जो मैं बता रहा था वही पॉइंट आ गया कि इसमें शक नहीं है, अगर काबिल उस्ताद है तो वो तरमीम के बदल तरमीम करने के बाद इसको बहुत अच्छी कामयाबी से इस्तेमाल कर सकता है। उसे जानना चाहिए किस मसले के सिलसिले में बच्चों क्या क्या बातें बताई जाएँ, मतलब बच्चा क्या चाह रहा है, उसको किस लाइन की तरफ ले जाया जाए, उसको उसी लाइन की बातें बताई, कहाँ तक उनकी रहनुमाई की जाए, कहाँ तक उनका साथ दिया जाए और कितना हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया जाए कि बच्चे खुद उसे सोच कर निकालें। मतलब कोई समस्या या कोई परेशानी है उसको कहाँ तक ले जाया जाए कि उसके बाद बच्चा खुद दिमाग लगा के उसके आखिरी, जैसे मान लो किसी काम को मैंने दिया और वो उसका 70% हिस्सा मैंने कर दिया, उसका 30% हिस्सा बताया, तो उसको बताया कि इसको आपको पार करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चा इंशाल्लाह पार कर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए एक काबिल उस्ताद की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है ये तरीका ऐसी जमात में से जिसमें लड़कों की तादाद बहुत हो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उस्ताद की रहनुमाई की बड़ी ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है बहुत ज़्यादा, जैसे समूह में जो लेक्चर विधि अपनाई जाती है उस तरीके से प्रोजेक्ट विधि को अपनाया नहीं जा सकता। ये बात पॉइंट वाली है कि कभी कभी समूह विधि
समूह के द्वारा कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोजेक्ट विधि भी होगी, तो उसमें खोज विधि भी होगी। तो ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जो समूह बहुत बड़े समूह हैं तो उसमें सिर्फ भाषण विधि का भी होता है। छोटे समूह में प्रोजेक्ट और खोज विधि इस्तेमाल की जा सकती है। ये तरीका साइंस के दर्स में खुसूसन बड़ी जमातों में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। रियाजी, तारीख़ी कवायद की तालीम में भी इससे बाज़ औक़ात काम लिया। मतलब ये तरीका सबसे ज़्यादा अहम किसके लिए है? साइंस के दर्स में, जो साइंस की तालीम है उसके लिए ये अहम है। इसके बाद तारीख़ में इस तरीके का एक ख़ास नाम है माख़ज़ का तरीका, जिसमें तलबा तारीख़ी वाक़यात असल माख़ज़ों से मालूम करते हैं। मतलब ये आपका इतिहास में भी, ऐतिहासिक किस्सों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनसे आप उनको पुराने इतिहास को उठाकर आप पढ़ेंगे तो उससे भी आप नई नई खोजें कर सकते हैं। और जो आजकल इतिहास में हो भी रही हैं कि कभी गेहूं की खोज हुई कि पहले वहाँ निकला था, कभी चावल की खोज हो रही कि वो वहाँ निकला था लेकिन आज वो दूसरी जगह निकला है। तो हमें इसमें इस विधि का जो है हम इतिहास पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक तदरीस पर एक वीडियो जो आपने देखा। उनमें जो भी कमी हो आप ज़रूर बताइएगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उन कमियों को दूर करूँगा। बाकी एक बात ज़रूर ख्याल रखें कि जो ये पढ़ा है आप भी पढ़िएगा और उसके बाद पॉइंट ज़रूर बना लीजिएगा। इन तीनों विधियों पर कम से कम 5 फ़ायदा, 5 नुकसान और 2 सावधानियाँ, ये पॉइंट आप उर्दू ज़ुबान में ज़रूर बना लीजिएगा। हिंदी में तो आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन उर्दू ज़ुबान में आपको किसी किताब में ये नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप हमारे मशवरे का जो है ख़याल रखें और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, और जो भी बदलाव आप मशवरा देना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से के ज़रिए दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।